अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल चल रही थी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन पे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन के लिए हमने इंटरपोलेशन मेथड की मदद से आईआरआर प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा। इलस्ट्रेशन 14 हमने आईआरआर की क्लास में की थी और इलस्ट्रेशन 15 आपको असाइनमेंट में दी गई थी। तो कल के लेक्चर से कोई मसला, कोई बात समझ ना आई हो जिस पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इलस्ट्रेशन 15 में ज़रा मुझे बताइए कौन से दो रेट आपने सिलेक्ट किए और आपका आईआरआर क्या आया। कुछ बच्चे ये इंफॉर्मेशन शेयर करें ज़रा। लो रेट, हाई रेट एंड आईआरआर। जी बेटा, 15 एंड 25 और क्या है आईआरआर? 24.52%। जी, और कोई बच्चा? जी बेटा, 8% एंड 12%। आपका आईआरआर 21.24%। जी, 23.4%। जी, और कोई वॉलंटियर? जी बेटा, 10 एंड 15%, 22.35%। चलें जी, हमारे पास काफ़ी है ये ऑप्शन ही। हमने देखा कि डिफरेंट रेट की सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है हमारे आईआरआर का आंसर। ये इलस्ट्रेशन 15 के डिफरेंट बच्चों ने जो वर्किंग की उन्होंने हमसे शेयर की। तो डिफरेंट लो और हाई रेट सेलेक्ट करने से डिफरेंट आईआरआर आ रहा है। अच्छा, बाकी सारे इस पे तो मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत फील नहीं हो रही, लेकिन एक ये जिस बच्चे ने किया ना, इस पर मुझे कमेंट करने की जरूरत फील हो रही है। आपने बेटा 25% रेट यूज किया तो आपने टेबल नहीं यूज किया होगा ना। टेबल में तो ये ऑप्शन होती ही नहीं है, आपने फार्मूला यूज किया। तो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करनी है फार्मूला पे हम ना ही जाए। हमारा गुजरा टेबल से हो जाता है तो टेबल से ही काम चलाते रहें। हम फार्मूला पे ना ही जाएं तो बेहतर है। हमने 15 ले लिया था, दूसरा 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अवॉइड करेंगे। टेबल पे हम तब फार्मूला पे हम तब जाएंगे जब हमारी मजबूरी होगी। जब एग्जामिनर ने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 25% दिया हुआ है, एनपीवी निकालनी है, तो हमने फिर कैश फ्लो को 25% पे ही डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो ये एक जनरल गाइडलाइन, ये मैं नहीं कह रहा ये गलत हो गया आपका, ठीक है ये भी, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन है आपकी आसानी के लिए, आपकी एक्यूरेसी की बेहतरी के लिए, आपके लो एरर रेट के लिए। कभी टेबल से उठाओ, ये सारा डाटा बच्चों ने टेबल से उठाया हुआ। आपने सिर्फ एक ये फिगर फार्मूला से ली है जो टेबल से आ नहीं सकती, इसमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसको अवॉइड करना है। अच्छा जी, हमने आईआरआर से आईआरआर कैलकुलेट करना सीख लिया। हमने प्रोजेक्ट ए का आईआरआर भी कैलकुलेट किया था। अच्छा, मैं अपना बाकी आईआरआर को फिलहाल साइड पे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी निकालें। मैंने समझा कि जी हमने ये निकाला है, ठीक है जी। हमारा आईआरआर ये आया है 23/4 प्रोजेक्ट बी का। ये इलस्ट्रेशन 15 में हम प्रोजेक्ट बी को डिस्कस कर रहे थे। इसका आईआरआर 23.4% आया। हमने कल इलस्ट्रेशन 14 में आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट ए कैलकुलेट किया था, वो क्या था? 17.72%, ठीक है जी। तो अब हम जरा डिसीजन रूल पे बात कर लें। डिसीजन रूल पहला कंपैरिजन का कर लें तो वो बड़ा आसान है। प्रोजेक्ट ए सालाना देगा 17.72, प्रोजेक्ट बी सालाना देगा 23.42। तो जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न देगा वो बेहतर है, ठीक है। सो कंपैरिजन का रूल तो बड़ा आसान हो गया। फिर दो प्रोजेक्ट्स को अगर आपने कंपेयर करना है बेहतर कौन सा है, तो जो ज्यादा रिटर्न देगा वो बेहतर है। फिजिबिलिटी की बात करें, आईआरआर मेजर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको कंपेयर किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जो कि होता है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। इन्वेस्टर क्या चाहता है और प्रोजेक्ट क्या कमा रहा है। तो रूल इज अगेन सिंपल है, लॉजिक, कि अगर प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा कमा रहा है तो प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, और अगर प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से कम कमा रहा है तो प्रोजेक्ट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट करते हैं और फिर उस आईआरआर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके फैसला करेंगे कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है
और इन्वेस्टर से जो हम पैसा ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। हमें प्रोजेक्ट तो तभी वारे में आता है ना, तभी फीजिबल है ना, जब हम जो इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं उसका रेट कम है और प्रोजेक्ट हमें ज्यादा कमा के दे रहा है, तभी हम प्रोजेक्ट की कमाई से इन्वेस्टर की रिटर्न देने के बाद कुछ बचा पाएंगे। ठीक है, वेरी लॉजिकल थिंग। तो ये जनाब हमारा फिजिबिलिटी का और कंपैरिजन का डिसीजन रूल हो गया। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो फीजिबल तो प्रोजेक्ट ए भी है, फीजिबल तो प्रोजेक्ट बी भी है। लेकिन अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब दोनों में से एक करना है, तो फिर बेहतर कौन सा हुआ? जिसका IRR ज्यादा है, बी। ठीक है, तो ये डिसीजन रूल की एप्लीकेशन भी हमने IRR की देख ली। जी, कोई सवाल IRR के डिसीजन रूल को लेके? जी बेटा, बेटा डिस्काउंट रेट जो दो हम लेते हैं, हम कोई से दो खुद सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एनी टू वी कैन सिलेक्ट ऑन आवर ओन। ठीक है, इसमें एक छोटी सी गाइडलाइन मैं आपको दे देता हूं। वो ये इलस्ट्रेशन 16 अभी आप करते हैं, तो इलस्ट्रेशन 16 के ऊपर मैं ये गाइडलाइन आपको दे देता हूं। क्या है ये? अगेन गाइडलाइन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 16 पे आइए। ये क्लास एक्टिविटी अभी हम करते हैं। ये देखिए जी, आमिर लिमिटेड इज evaluating a project Z. It will require initial investment of 40,000 and estimated future relevant cash flows over its life are as under. 40,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद सालाना कैश फ्लो क्या होंगे? 1 2 3 4, 4 साल लाइफ। कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 17%. Calculate internal rate of return of the project and decide whether the project is feasible. अच्छा, यहां पे एक और मैं गाइडलाइन दे दूं। अगर वो लिखता सिर्फ ये, decide whether the project is feasible, इसका मतलब उसने हमें टूल नहीं बताया, किस टूल से डिसाइड करो। देखें, हमें अगर डाटा दिया जाए ना इसकी फिजिबिलिटी के लिए, अभी तक जब हम टूल पढ़ चुके हैं, पेबैक भी पढ़ चुके हैं, एनपीवी पढ़ चुके हैं, IRR भी पढ़ चुके हैं, तो उसने हमें टूल नहीं बताया। उसने कहा जी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बताओ। जब एग्जामिनर टूल नहीं बताता तो फिर हम बेस्ट टूल लेते हैं, और बेस्ट टूल है एनपीवी। जो टूल्स हमने पढ़े हैं जो हमारे सिलेबस में, उनमें बेस्ट टूल एनपीवी है। सो अगर एग्जामिनर सिर्फ कहना फिजिबिलिटी बताओ तो हमने एनपीवी इस्तेमाल करना है। और एनपीवी टूल क्या होता है? कैश फ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करो, एनपीवी आएगी। उसको देखो, पॉजिटिव है तो फिजिबल, नेगेटिव है तो रिजेक्ट, नॉट फिजिबल। ठीक है, ये एनपीवी टूल है। लेकिन अब एग्जामिनर ने कहा IRR की मदद से फैसला करो कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करना है और फिर उस IRR को 17% से कंपेयर करके देखना है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 17 से ज्यादा है या कम है। अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 17 से ज्यादा हुआ तो फिजिबल, कम हुआ तो रिजेक्ट। अच्छा, अब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न IRR निकालने के लिए अब बात आई कि दो रेट्स, और कोई से दो ले सकते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक मैं जनरल गाइडलाइन की बात कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गाइडलाइन है। और वो गाइडलाइन क्या है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी जाती है, आप एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे ले लो, एक ऊपर ले लो। जैसे एक रेट मैं इससे नीचे 10 ले लेता हूं और एक रेट इससे ऊपर टेबल के रेंज में आता है 20, वो ले लेता हूं। तो 10 और 20 लो, एनपीवीज दो निकालो, IRR निकालो, बताइए क्या आता है जी। मैं 5 और 20 ले लूं, मैं 5 और 18 ले लूं, 5 और 15 ले लूं, जो मर्जी ले लूं, लेकिन जनरल गाइडलाइन रहेगी हमारी कि एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे रेट ले लो, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर ले लो। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइन है। अगर हम ये कर सकते हैं तो ठीक है। एक और तवज्जो सुन लेना, बात क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% लिखी हो यहां पे। अब 20 से ऊपर रेट लेने के लिए हमें फिर फार्मूला इस्तेमाल करने पड़ेगा ना, तो छोड़ दो, हमें फार्मूला नहीं इस्तेमाल करने में। हम एक 10 ले लेंगे, एक 20 ले लेंगे। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है ना, हमें एनी 2 रेट्स पे 2 एनपीवीज चाहिए होती हैं। चलें जी, आपको मैंने 2 रेट्स दे दिए। अब आप काम कीजिए और मुझे बताइए इस प्रोजेक्ट की एनपीवी एट 10%, एनपीवी एट
20% और फिर इंटरपोलेशन से IRR क्या आ रही है। ये 3 वैल्यूज मुझसे आप शेयर करेंगे। फिगर्स रुपीज में हो तो वैल्यूज डेसिमल्स में लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिगर्स राउंड ऑफ करके, रुपीज राउंड ऑफ करके आप लिखते हैं। याद रखिएगा, मैंने कल शायद आपको समझाया था, एक गाइडलाइन दी थी कि फिगर्स मिलियन में हो ना तो फिर 2 डेसिमल तक हम फिगर राउंड ऑफ करके लिखेंगे, लेकिन रुपीज में फिगर है तो 0 डेसिमल चाहिए। जी जनाब, 10% पे एनपीवी आई किसी की 4491 पॉजिटिव, और 20% पे जी 3820 नेगेटिव।
पॉजिटिव है तो हमें कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इंटरपोलेट करने से एक चीज इससे पहले समझ लीजिए, आपका प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10 से ज्यादा है, आपका प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 20 से कम है। 10 और 20 के दरमियान आपका आंसर आना चाहिए इंटरपोलेशन से। इंटरपोलेशन परफॉर्म कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है जी? 15.4%। हमसे कहा गया था कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज फीजिबल। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 15.4 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 17 है, तो क्या प्रोजेक्ट फीजिबल है? प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रिटर्न देगा। मतलब हम प्रोजेक्ट की रिटर्न से इन्वेस्टर की कॉस्ट भी नहीं पे कर सकते, मतलब कॉस्ट पे करने के लिए भी हमें पल्ले से पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है जी, सो प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल। जी, किसी बच्चे को दिक्कत ये आंसर लाने में, कोई डिसएग्रीमेंट इन आंसर से? अच्छा, ये इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इनमें इनको जरा पढ़ लीजिए। एक तो ये टर्म है, ये तो आपको जरूर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, बाकी इसके अलावा जरा वॉक थ्रू कर लीजिए। जो पॉइंट समझ नहीं आता उसको मार्क कर ले अपने पास। आई विल एक्सप्लेन, एक बार सारे बच्चे ये पॉइंट्स पढ़ लें तो। बल्कि ये पॉइंट नंबर 5, ये भी ये दो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी पॉइंट्स अगर मजीद किसी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ। तो पहले पॉइंट नंबर 5 की सुन लीजिए बात। आपको याद हो पिछली जब एनपीवी हमने सीखा, प्रोजेक्ट ए और बी को हमने डिस्कस किया था एनपीवी मेथड के तहत, और इन्हीं प्रोजेक्ट को फिर हमने आईआरआर मेथड के तहत भी डिस्कस किया। आईआरआर मेथड का डाटा तो अभी हमारी नजर से गुजरा। प्रोजेक्ट ए का आया था 17.74% और बी की थी 23.3 या 4%। ये दो जनाब आईआरआर हमने निकाली थी प्रोजेक्ट ए और बी की। और एनपीवी पे जाइए जरा, तो एनपीवी प्रोजेक्ट ए की थी 14.74 और बी की थी 6.67। अच्छा जी, अगर तो मैं बात करूं क्या एनपीवी के तहत प्रोजेक्ट ए फीजिबल है,
आंसर इज यस, पॉजिटिव एनपीवी, प्रोजेक्ट ए फीजिबल है। क्या एनपीवी टूल के तहत प्रोजेक्ट बी फीजिबल है? आंसर इज यस, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी भी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट फीजिबल है। लेकिन अगर मैं पूछूं एनपीवी मेथड के तहत इनमें से बेहतर कौन सा है? ए। आईआरआर मेथड के तहत प्रोजेक्ट ए फीजिबल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था ना, फीजिबल है। आईआरआर मेथड के तहत प्रोजेक्ट बी फीजिबल है, फीजिबल है। बेहतर कौन सा है? बी। ये है बात पॉइंट नंबर 5 वाली। लेकिन इसमें जो वर्ड है ना एट टाइम्स, इसको जरा रजिस्टर कीजिएगा। एट टाइम मतलब कभी कभी, कभी कभी एनपीवी और आईआरआर कंफ्लिक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, जैसे यहां पे दे रहे हैं ना। अब इसको जरा नोट कर लीजिए, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट देते हैं ये कब देंगे? ओनली वाइल कंपेयरिंग, सिर्फ कंपेयरिंग करते हुए कभी कभी ये डिफरेंट रिजल्ट देंगे। फिजिबिलिटी पे कभी डिफरेंट रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे यहां पे दोनों प्रोजेक्ट फीजिबल है, यहां पे दोनों फीजिबल है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एनपीवी के एक प्रोजेक्ट फीजिबल है, आईआरआर का नहीं भैया फीजिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सिर्फ कंपैरिजन में कभी कभी एट टाइम्स फर्क आएगा, ठीक है, एट टाइम फर्क आएगा। और अगर फर्क आया तो अब हम क्या करें? ए और बी में से किसको करेंगे? ए को। क्यों? एनपीवी सुपीरियर है भाई, बड़े भाई की बात मानेंगे, ठीक है, ये बड़ा भाई है। अब देखो हमने एनपीवी के ड्रॉबैक में नहीं पढ़ा था कि इट गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट विद आईआरआर, ठीक है ना। बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा तो ये गलत बात नहीं है, छोटे ने बड़े को गलत कहा, उसके मुख्तलिफ चला, उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चला, ये गलत बात है। इसके ड्रॉबैक हमने लिखा है भाई ये गलत, ये एनपीवी से डिफरेंट रिजल्ट दे देता कभी कभार, यहां पे हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ठीक है। इसका ड्रॉबैक नहीं है ये कि आईआरआर से हटके रिजल्ट देता है, ये ठीक है, ये बड़ा भाई है, ये ठीक बात करता है जब भी करता है, ये कभी कभी गलती कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक इसका ड्रॉबैक आईआरआर का कि कभी कभी ये एनपीवी से डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो भाई हमने एनपीवी की बात माननी है अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन कभी आई तो ये तो हो गया जी पॉइंट नंबर 5 डिसएडवांटेज का। पॉइंट नंबर 4, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज गिव राइज टू मल्टीपल आईआरआर्स। तो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते क्या हैं? ये है जी नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज की कहानी। When some annual cash flows during the life of the project are negative, इसको हम नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज कहते हैं। जैसे अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट देखे हैं ना, मैं चले कोई प्रोजेक्ट यहां खोलूं जिसके कैश फ्लोज हमारे सामने गुजरे हों, बड़े पीछे रह गया प्रोजेक्ट भाई, ये लें जी, ये प्रोजेक्ट ए आ गया, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट सम ऑफ द कैश फ्लोज आर नेगेटिव, ये नॉन कन्वेंशनल बन गए, ठीक है। लाइफ के दौरान कुछ कैश फ्लोज नेगेटिव आ जाए। शुरू में तो नेगेटिव सब प्रोजेक्ट के होते हैं भाई, शुरू में तो सब प्रोजेक्ट के नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर इनकम शुरू होगी ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहिया चलेगा मशीन का, फिर इनकम आएगी, तो ये तो भाई सबका नेगेटिव होता है। लेकिन एक दफा इनकम शुरू हो जाए फिर दोबारा नेगेटिव आ जाए, ये नॉन कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। अच्छा, इवन ये भी नॉन कन्वेंशनल नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल नहीं है क्योंकि ये भी शुरू की इन्वेस्टमेंट है ना। नॉन कन्वेंशनल कब है? जब इन्वेस्टमेंट के बाद एक रिटर्न शुरू हो जाए, रिटर्न के बाद फिर इन्वेस्टमेंट आ जाए, वो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। तो इसको अपने पास एलैबोरेट कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन शायद नॉन कन्वेंशनल की जो मैंने आपके यहाँ बोर्ड पर नजर आ रही थी, ये शायद किताब में मिसिंग थी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं। और उसमें एक पॉइंट जो मैंने बता दिया कि रिटर्न्स व्हेन सम एनुअल कैश फ्लो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये ड्यूरिंग द लाइफ इसको हाईलाइट कर लें, स्टार्ट ऑफ द लाइफ नहीं है, शुरू में एक हो जाए दो हो जाए वो स्टार्ट ऑफ द लाइफ है, ड्यूरिंग द लाइफ मिड में कहीं जाके इन्फ्लो शुरू होने के बाद। सो ड्यूरिंग द लाइफ को मैं फर्दर एलैबोरेट कर देता हूं। ड्यूरिंग द लाइफ से मुराद है आफ्टर
इनफ्लोज हैव स्टार्टेड, इनफ्लोज शुरू हो चुके हैं, उसके बाद अगर आउटफ्लो आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, ठीक है, तो उसको नॉन कन्वेंशनल कहेंगे। अच्छा जी, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो से मल्टीपल आईआरआर आते हैं। आईआरआर को ग्राफ की मदद से देखा था ना, कि हमने देखा था ग्राफ पे एनपीवी का ग्राफ एक पॉइंट पे कट करता था जिसका रेट को, लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है तो ग्राफ की शक्ल ऐसे हो जाती है। अब ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे इधर भी एनपीवी 0 है, इधर भी एनपीवी 0 है, मे बी ये मैं अज्यूम करता हूं 12% है और ये शायद 18% है। अब 2 रेट्स पे एनपीवी 0 हो रही है। ये आईआरआर के साथ एक ड्रॉबैक है, ठीक है, आईआरआर टूल के साथ एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल है, उसकी लिमिटेशन है कि जब भी कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हो जाते हैं ना, कि भाई इन्वेस्टमेंट हुई, फिर रिटर्न आनी शुरू हुई, दोबारा इन्वेस्टमेंट आ गई, जब भी ऐसे कैश फ्लो आएंगे मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से एक और गाइडलाइन आ गई। इससे पहले हम बात कर रहे थे एनपीवी आईआरआर दोनों अच्छे टूल हैं, बेस्ट एनपीवी है, लेकिन दोनों डीसीएफ टूल हैं, जो मर्जी इस्तेमाल करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों से सेम आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों से सेम आएगा। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का डिसीजन लेने हैं, एनपीवी कर लो, आईआरआर कर लो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क फैसला नहीं होता। हाँ, कंपैरिजन में फर्क हो सकता है, तो इसका मतलब फिजिबिलिटी करनी है, एनपीवी करो, आईआरआर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन कर रहे हैं तो एनपीवी को ही तो आप यूज करें, क्योंकि आईआरआर कंपैरिजन में डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो जिसके कैश फ्लो नॉन कन्वेंशनल है, हो सकता है ना ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो एक आप शुरू करते हो तो 2 या 3 साल बाद एक मेजर ओवरऑल मशीन की जरूरत पड़ जाती है, तो मेजर ओवरऑल करने से नेट कैश फ्लो दोबारा नेगेटिव हो जाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में अगर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है तो उस केस में आईआरआर को यूज नहीं करना। आईआरआर इज नॉट सुटेबल टूल, आईआरआर में deceive you, may give multiple results, so which IRR to rely, प्रॉब्लम आ गया कि 12 ठीक है या 18 ठीक है, 2 IRR आ जाएंगे आपके यहां पे, ठीक है। सो हमने इस केस में अगर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज आपके नॉन कन्वेंशनल हैं तो ये पत्थर पे लकीर है, इस केस में हमने IRR के टूल को इस्तेमाल ही नहीं करना, IRR के टूल को इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मली प्रैक्टिकली हम बात कर रहे थे ना, हमने कहा था एनपीवी का टूल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू फाइनेंस मैनेजर है। एज अ फाइनेंस मैनेजर जब मैं किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करता हूं ना, तो मैं एनपीवी भी कैलकुलेट करता हूं और आईआरआर भी कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बॉस नॉन फाइनेंस मैनेजर है, उसने मुझसे पूछना यार सालाना रिटर्न तो बताओ क्या देता है, उसको मैं एनपीवी बताऊंगा ना, उसका अच्छा ठीक है ये तो पॉजिटिव है, ठीक है नेट में हमें कुछ रिटर्न ही आ रही है, नेट में तो प्लस ही है हम, लेकिन सालाना रिटर्न क्या देगा बताओ, तो एनपीवी के साथ साथ आईआरआर भी पूछेगा। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम में क्या करना है वो तो एग्जामिनर मुझे बताएगा, तो मैं दोनों लेके जाता हूं। लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो वाला है तो मुझे उसका आईआरआर साथ कैलकुलेट नहीं करना, बॉस को बता देना भाई इसका आईआरआर कैलकुलेट हो नहीं सकता, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें प्रॉब्लम आती है, हमारे कैश फ्लोज की नेचर ऐसी है कि हम इसका आईआरआर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारी एकेडमिक्स बताती हैं कि इस आईआरआर में प्रॉब्लम है, इसको कैलकुलेट ही ना करो, उसमें सिर्फ एनपीवी पे ही बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये नॉन कन्वेंशनल का मसला भी एक्सप्लेन हो गया। अगेन हमें इनके रटे नहीं मारने भाई, समझा रहा हूं आपको मैं, ठीक है, आपको समझनी है चीजें, समझ के जितना याद रह जाए करना है, क्योंकि एग्जाम में समझ टेस्ट होनी है आपकी, एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस यही है इसके। 1-2 पॉइंट लिखने को आ जाए तो लिखने को भी कहा जैसे यहाँ पे 5 और 5 10 पॉइंट है, आपको 2 उधर 2 इधर भी याद रह जाए काफी है, ठीक है। लेकिन समझ में आपके सारे होने चाहिए, मतलब समझ क्या है, मैं आपसे बाय डिजाइन इस पे एमसीक्यू बनाऊं, आप इसका जवाब मुझे दे पाओ, बाय डिजाइन इस पे एमसीक्यू बनाओ, दे पाओ, जिस मर्जी पॉइंट पे एमसीक्यू बनाना आप उसका मुझे जवाब दे पाओ। लेकिन मैं कहूं अच्छा ये पॉइंट्स लिख के दिखाओ, तो जरूरी नहीं सारे के सारे आपको याद हो भाई, 2 इधर याद है 2 इधर याद है काफी है, क्योंकि ये एक डिफरेंट टेस्ट है ना, मेमोराइज होना और अंडरस्टैंडिंग होना। अंडरस्टैंडिंग मुझे 10 पॉइंट्स की हो सकती है, लेकिन मेमोराइज मुझे 2 या 3 पॉइंट्स हो, 4 हो शायद, तो यही मैं चाहता हूं आपसे। अंडरस्टैंडिंग आपको 5 और 5 10 क्या, बल्कि यहां पे शायद किताब में का ज्यादा भी हो, सबकी होनी चाहिए, लेकिन याद 2-2 भी हो तो काफी है,
उसकी टेंशन नहीं लेनी, समझ की टेंशन लेनी है। पूरे सिलेबस में यही गाइडलाइन है, अंडरस्टैंडिंग पे टेंशन लेनी है भाई, कि समझ पूरी होनी चाहिए हमें कि जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या है। जैसे ही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं, आपको पता है, आप कोई मसला आ जाएगा हल कर लोगे। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, आपको कंप्लीटली डिफाइन किया भाई, उसके मसले बताए, हल बताया, क्या करना क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, और अब बोलिए कोई पॉइंट, एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेजेस में, जिसके लिए आपको मजीद डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए। जी बेटा। जी बेटा। जी बेटा बिल्कुल, क्योंकि आईआरआर का ये मसला भी तो है ना, ये भी तो लिमिटेशन है ना आईआरआर की। बेटा आईआरआर एनपीवी बेहतर क्यों है, दो मेजर फैक्टर्स की वजह से। एक, आईआरआर वीक है थोड़ा सा, इसमें ये भी मसला है। चलो इसको हम छोड़ भी दें फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये तो मैं इसलिए पॉइंट बता रहा हूं कि ये एनपीवी बेहतर है इसलिए ये बुरी है, बट ये प्रॉब्लम तो है ना आईआरआर में, लिमिटेशंस हैं आईआरआर की। इसका हल हमारे पास, इंटरप्रिटेशन का हल हमारे पास है, लेकिन ये एक इशू है जो वीकनेस बताता है। लेकिन दूसरा फैक्टर है एनपीवी की स्ट्रेंथ। एनपीवी का एडवांटेज पढ़ा था आपको याद हो कल, इट्स डिसीजन रूल इज इन लाइन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक हो गया। अब एनपीवी मेथड कहता है प्रोजेक्ट ए करो, प्रोजेक्ट ए करने से हमारी वेल्थ में मैक्सिमम इजाफा आ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हासिल करने की तरफ एनपीवी का टूल मुझे ले जा रहा है। आईआरआर कहता है बी करो, क्या प्रोजेक्ट बी करने से मेरी वेल्थ में मैक्सिमम इजाफा हो रहा है? दो, ठीक है। तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट छोड़ दो, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ ना ले जाना, ये भी तो आईआरआर की वीकनेस है ना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की तरफ ये नहीं ले जा रही, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ प्रोजेक्ट ए में हो रही है, लेकिन आईआरआर कह रही है प्रोजेक्ट बी कर लो, क्योंकि आईआरआर प्रोजेक्ट बी का ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप इस ड्रॉबैक को एक और अंदाज से भी देखना चाहो। कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट मैं क्यों कह रहा हूं कि एट टाइम आईआरआर डज नॉट गाइड यू टुवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। चलो ये ले भी जाए, बट इट डज नॉट मेजर द चेंज इन वेल्थ। एनपीवी तो चेंज इन वेल्थ भी बता देती है, भाई आपकी वेल्थ में इतना इजाफा आएगा अगर आप ये प्रोजेक्ट करोगे। तो देर आर मेनी पॉजिटिव्स विद एनपीवी एंड देर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स ऑफ आईआरआर। इन दोनों को मिलाएं तो हम कहते हैं जी एनपीवी ऊपर, क्योंकि एनपीवी में कुछ इजाफी एडवांटेजेस हैं, स्ट्रेंथ है, और आईआरआर में कुछ खामियां हैं। ये दोनों फैक्टर्स मिलके एनपीवी बहुत ऊपर चली जाती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे के पास किसी पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन मजीद चाहिए तो पूछिए भाई। ये पॉइंट चलो मुझे बताओ, तुम नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेता हूं, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? समझ आ गया ना इसका मतलब सबको? तो बताओ मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा भाई। हाँ जी आप बताओ, आप स्माइल किया सबसे पहले आपने। सवाल मुझसे नहीं पूछा था भाई, मैं पूछूंगा। जो कंपनी अगर प्रोजेक्ट एक सेलेक्ट कर रही है कि हमने ये इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इंक्रीज करेगा। अगर वो नहीं करना तो नहीं होना चाहिए नहीं। ये जो लिखा हुआ है मुझे इसको एक्सप्लेन करो, ये क्या लिखा हुआ है? जी बेटा। जी बेटा। सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उससे हमें एनुअली क्या रिटर्न आ रही है। अगर एनुअल रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो हमें इन्वेस्टर को पे करना है उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो उससे शेयर होल्डर की वेल्थ में ऑब्वियसली इंक्रीज आएगा ही आएगा, तो वो सिलेक्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। यही इसका मतलब है कि हम आईआरआर मेथड हमें कहता है कि वो प्रोजेक्ट करो जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, और जब हम ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करने के बाद भी हमारे पास कुछ बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर्स वेल्थ में
इजाफा आएगा। हाँ, बस ये प्रॉब्लम है, कितना बचेगा ये नहीं पता। एनपीवी बता देती है भाई इतना बचेगा, ठीक है ना, एनपीवी एग्जैक्टली बता देती है कितना बचेगा, ये बताता नहीं है कितने बचेगा। एनपीवी ने बता दिया प्रोजेक्ट ए करोगे तो इतना बचेगा, प्रोजेक्ट बी करोगे तो इतना बचेगा। इसने सिर्फ ये बता दिया है जब हम कंपेयर करते हैं 10% से, भाई 10% के मुकाबले में ज्यादा कमा रहे हो, 10% के मुकाबले में ज्यादा कमा रहे हो तो आपके पास कुछ बच जाएगा, कुछ बच जाएगा। परसेंटेज टर्म में बात हो रही है सिर्फ, लेकिन एनपीवी एब्सोल्यूट टर्म में बात करती है, भाई इतने एब्सोल्यूट में इतना बचेगा, एब्सोल्यूट में इतना बचेगा। ये परसेंटेज टर्म में बता रहा है भाई कि 10 के मुकाबले में 17.74 कमाओगे, कुछ बच जाएगा। 10 के मुकाबले में 23.4 कमाओगे, कुछ बच जाएगा। कितना बचेगा ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफे की बात तो हो रही है, मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं हो रही, मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं हो रही, इजाफे की बात हो रही है कि भाई ये बहरहाल शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफे की तरफ हमें लेके चलता है, मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं लेके चलता। जी, एनी अदर पॉइंट किसी बच्चे के ध्यान में कोई और बात हो? जी बेटा, डिसएडवांटेज, ये तो बेटा इंटरलेशन, ये बात कर रहे हो बेटा, इस पे तो हम बात कर चुके थे ना इस ग्राफ में। जब हमने ग्राफ पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्ट आईआरआर इस प्रोजेक्ट की ये है, लेकिन जब इंटरपोलेट करते हैं ना हम, तो हम दो पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और मुझे इंटरपोलेशन से आईआरआर ये मिल जाती है। एग्जैक्ट ये है लेकिन इंटरपोलेशन से ये मिली, तो ये तो एस्टिमेटेड है ना, ये एक्यूरेट तो नहीं है। बाय द वे, अगर याद हो आपको, क्यूएम में आपने एग्जैक्ट आईआरआर भी कैलकुलेटर से निकालनी सीखी हुई थ्रू इक्वेशन, याद है? थ्रू इक्वेशन भी आईआरआर निकालते थे आप। जरा इक्वेशन में आपको जरा मजीद याद करा दूं, आल्दो हम एग्जाम में हमसे रिक्वायरमेंट यही है जो हमने स्टेप सीखे हैं, 2 रेट, 2 एनपीवी, इंटरपोलेशन, ठीक है। हमें आई कैप का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता जिससे आप इक्वेशन से आईआरआर निकाल रहे हो। मुझसे पूछो तो असूलन इक्वेशन से भी आईआरआर लिख दो ना, तो जवाब ठीक होना चाहिए। और इक्वेशन से आईआरआर निकालना एफिशिएंट और क्विक है, ठीक है, ऐसे करके निकल आता है इक्वेशन से। कैलकुलेटर है ना आपका, इससे निकलता है। अच्छा, ये कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में, मैंने चुका क्यों भी पढ़ाई, कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में ये प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चों का कैलकुलेटर ऐसे कर देता है, क्योंकि ज्यादातर ना आप ये कैलकुलेटर ओरिजिनल वर्जन नहीं होते, ये कॉपी वर्जन होते हैं, तो इनमें कुछ कैलकुलेटर में इशू आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल इक्वेशन आता तो मसला ठीक है, हमने करना नहीं है, बहरहाल आपको पता ना उससे भी हो सकता है, लेकिन हमने करना नहीं है। चलें इसको रहने दें, हम उस पर डिस्कस नहीं करते। अगर कैलकुलेटर ने फंसना है आपके तो हम उसको बताते ही नहीं है, तंग नहीं करते कैलकुलेटर को। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मल्टीपल आईआरआर का मसला भी हल हो गया और कॉन्फ्लिक्ट का मसला भी हल हो गया हमारा। अब हम कहां को चलते हैं? अब हम जरा पीछे को चले जाते हैं, अब हम रेलेवेंट कैश फ्लो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जैसे मैं रिपीटेडली आपको कहता जा रहा हूं कि कैश फ्लोज को इस शेप में लाने के हमारे तकरीबन कह लो कि 80% मार्क्स पूरे सवाल में से कैश फ्लोज को इस शेप में लाने में निकलते हैं, और 20% मार्क्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ टूल होते हैं। तकरीबन आप समझो ऐसे ही कहानी होती है। टूल पेबैक है, एनपीवी है, आईआरआर है, मोटा मोटा काम यही रहेगा। 80% नंबर आ जाएंगे डाटा को इस शेप में लाने के, और 20% रह जाएंगे इससे आगे टूल लगाने के। अच्छा, डाटा को इस शेप में लाना, तो डाटा हमें दिया किस शेप में जाता है, पहले हम वो बात कर रहे हैं। डाटा में एग्जाम में जो भी प्रोजेक्ट एवेल्युएट करने के लिए दिया जाएगा, वो उसका डाटा कहानी की शक्ल में दिया जाता है। हमें कहानी सुनाई जाती है कि स्टेटमेंट शेप में, जिसमें फिगर्स बीच में एम्बेड हुई होती हैं। जैसे कहानी कैसे शुरू होगी? कंपनी इज कंसिडरिंग टू इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी सोच रही है कि टेक्सटाइल मिल लगाई जाए। टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए इतने एक्स मिलियंस की कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। टेक्सटाइल मिल का जो प्लांट होगा उसकी लाइफ Y ईयर्स होगी, और Y ईयर्स के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू Z होगी। स्टेटमेंट में सब कुछ लिख दिया गया।
फिर हम जब ये प्लांट लगा लेंगे तो इससे हम सालाना पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, सो ऑन इतने इतने यूनिट्स बेच पाएंगे। इन यूनिट्स को बनाने में हमारे इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड का खर्चा लगेगा, और ये यूनिट हम इस प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है, सालाना इसमें प्राइस में क्या चेंज आएगी, सालाना कॉस्ट में क्या चेंज आएगी, कोई 5 साल की लाइफ होगी। ठीक है, एंड देयर मे बी सम अदर एडजस्टमेंट एज वेल। सारी कहानी लिखी होगी पूरी। हमारा काम मेजर होता है उस कहानी में से रेलेवेंट वैल्यूज को पिक करना, रेलेवेंट वैल्यूज को पिक करना, और उन वैल्यूज को पिक करके डाटा को इस शेप में, सालाना नेट कितना आ रहा है या जा रहा है, इस शेप में लेके आना। इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट सालाना क्या है, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। सो रेलेवेंट का वर्ड मैं बार बार यहां पे यूज कर रहा हूं क्योंकि बहरहाल ये टॉपिक हमारा डिसीजन मेकिंग का है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। और डिसीजन मेकिंग में आप कैप 3 में पढ़ के आए हैं, हम सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो रेलेवेंट की डेफिनेशन जो आपने वहां पढ़ी थी ना, यहां पे भी रेलेवेंट की डेफिनेशन वही है, बस उसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट कर लेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस से। 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको रेलेवेंट के बताए गए थे कैप 3 में। एक, रेलेवेंट कॉस्ट वो है जो फ्यूचर कॉस्ट है या फ्यूचर कैश फ्लो है। रेलेवेंट कैश फ्लो वो है जो इंक्रीमेंटल है, आपके फैसले की वजह से इजाफी, फैसले की वजह से इजाफी इनकम हो या फैसले की वजह से इजाफी खर्चा हो, सिर्फ वही रेलेवेंट है। और रेलेवेंट कैश फ्लोज वो है, बल्कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ये रहता है, कैश फ्लोज दैट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन अंडर कंसिडरेशन। हमारे फैसले की वजह से जो कैश फ्लोज बदलते हैं वो रेलेवेंट है। मैं इंक्रीमेंटल की एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। चले मैं तीनों के लिए एक एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं। हमें एक प्रोजेक्ट की कहानी दी जाएगी, जिससे मैंने कहानी बताई भी, कंपनी ये प्रोजेक्ट लगाने का सोच रही है। उसी कहानी में कहीं लिखा हो सकता है कि एक नई कंपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रही है, ये कहानी लिखी होगी, और उसमें लिखा होगा कि इस प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 10 मिलियन लगा दिए गए हैं। प्रोडक्ट जो हमने बना के बेचनी है, जिसकी हम फिजिबिलिटी करने जा रहे हैं, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 10 मिलियन लगा चुके हैं हम। अब बताइए, जो 10 मिलियन लगा चुके हैं, क्या ये रेलेवेंट है? हिस्टोरिक पास्ट खर्च हो चुका है, संक कॉस्ट है, रेलेवेंट नहीं है। दिस इज नॉट फ्यूचर कैश फ्लो। फिर एक और अंदाज क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन का अंदाज होगा, जी हमारा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और हम सालाना 10,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, लेकिन अब प्लांट की कैपेसिटी होगी है पूरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रेजल के ना कई क्वेश्चन हो सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कोई नया यूनिट लगाना है, नई फैक्ट्री लगानी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यह भी है कि भाई हम 10,000 यूनिट बना के बेच रहे थे और 10,000 की कैपेसिटी पूरी होगी, अब हम सोचते हैं अपनी कैपेसिटी को 15,000 पे ले जाएं, नई मशीन ऐड कर दें फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि प्रोडक्शन को 10,000 से 15 पे ले जाएं। अब क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगर आप नई मशीन लगा लेते हो तो सालाना सेल जो पहले आपकी 10,000 थी, अब वो पहले साल 12,000 हो जाएंगी, दूसरे साल 13,000 हो जाएंगी। तो मैंने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेना है वो क्या होगा? 12,000 या 13,000 यूनिट्स? क्या होगा? इजाफी। 10,000 तो भाई इस प्लांट से पहले मैं बेच रहा था, मैं नए प्लांट की फिजिबिलिटी कर रहा हूं ना, तो नए प्लांट की वजह से इजाफी 2,000 बेचे हैं पहले साल, 3,000 बेचे हैं दूसरे साल। तो मैंने 2,000 का रेवेन्यू लेना है, 3,000 का रेवेन्यू लेना है पहले साल दूसरे साल, उन्हीं की ही कॉस्ट लेनी है, क्योंकि मैं प्लांट नहीं भी लगाता तो 10,000 तो बेच ही रहा था मैं। इजाफी लेने होते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह के सवाल भी नजर आएंगे हमें एग्जामिनेशन में कि जी 10,000 तो पहले ही बेच रहे थे, नया प्लांट लगाओगे 12,000 बिकेंगे, 13,000 बिकेंगे। ये कॉमन एरर है। बच्चा क्या करता है? 12,000 का रेवेन्यू ले लेता है, 13,000 का रेवेन्यू और कॉस्ट ले लेता है, विच इज रॉन्ग। इंक्रीमेंटल लेना होता है। और कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए इनसे हट के, ये असूल याद रखना भाई, हमारे फैसले के प्लांट यस या नो से कोई कैश बदलती है, कोई कॉस्ट बदलती है, कोई कैश फ्लो बदलता है तो रेलेवेंट है, नहीं तो नहीं है। ये अंडरलाइन, ये फाइनल डिसाइडिंग प्रिंसिपल है।
जो इसका फैसला यहां नहीं हो पाया यहां पे आके हो जाएगा कि भाई प्लांट मैं नया प्रोजेक्ट करूं यस या नो, मेरी जेब पे कोई असर पड़ता है? अगर तो यस में जेब पे बोझ कुछ और है, नो पे जेब पे बोझ कुछ और है तो रेलेवेंट है। अगर यस करो नो करो जेब पे बोझ पे असर ही नहीं पड़ा तो वही रेलेवेंट। ठीक है, मेरी जेब पे क्या असर पड़ता है फैसले का, दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। फाइनल डिसाइडिंग प्रिंसिपल ये होता है कि डिसीजन जो हम लेने जा रहे हैं इसका हमारी जेब पे कैश फ्लो की टर्म में क्या असर पड़ता है। तो ये जनाब रेलेवेंट कैश फ्लोज की डेफिनेशन जो कुछ आप कैप 3 में पढ़ के आए हो। ठीक है, उसके मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया, आपको रीट्रेट कर दिया विद फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल प्रोजेक्ट की एग्जांपल्स को रीट्रेट करवाया और ये इसकी एक समरी है हमारे पास कुछ आइटम वाइज गाइडलाइंस के साथ जो स्पेसिफिक हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स में कंसीडर कर रहे होते हैं। हमारे सामने चीजें आती हैं, हमारे सामने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है प्रोजेक्ट की, तो ये डेफिनेटली रेलेवेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोजेक्ट इनिशिएट हो सकता है ना। इसी का तो हम फैसला करें ये इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। यस करोगे तो पैसा जेब से जाएगा, नो करोगे तो पैसा जेब से नहीं जाएगा, यही है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये रेलेवेंट होती है। फिर एक हमें प्रोजेक्ट्स की अप्रेजल में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बताई जाती है। वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज पढ़ा हुआ ना। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में, फाइनेंशियल एनालिसिस की टर्म में कुछ मजीद आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाती है, आपने जो बोला ना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। बट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जैसे मैंने आईआरआर में आपको क्लियर किया था, व्हाट इज आईआरआर, उसका जवाब कुछ और है। मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज आईआरआर, आप मुझे बता रहे थे हाउ आईआरआर इज कैलकुलेटेड, आप मुझे इस चीज का जवाब देते। सिमिलरली मैं यहां से पूछ रहा हूं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, आप मुझे जवाब दे रहे हो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। दिस इज हाउ वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल ये भी आप बताएंगे आगे चल के, हमारा पूरा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। फिलहाल जो आपने डेफिनेशन जो आपने बोला कि जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को हम एक और अंदाज में नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट भी कहते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपने ये बात पढ़ी हो, सुनी हो, नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, कि भाई करंट एसेट खरीदे 100 के, 50 का तो उधार ले लिया हमने क्रेडिटर से, तो नेट हमारा जेब से कितना गया? 50। ठीक है, तो जो भी आप कैपिटल प्रोजेक्ट करते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता। फैक्ट्री लगा लिया आपने, रॉ मटेरियल है ही नहीं, प्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे भाई? तो जो भी हम कैपिटल प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उनमें सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं होगा, अक्सर सवालों में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र होगा। तो भाई प्लांट खरीदने के पैसे रेलेवेंट है तो उसका रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा भी वो भी रेलेवेंट ही होगा, इसको भी हमें रखना होता है। बाकी इसकी बारीकियां आगे चलेंगे, एग्जांपल में डिस्कस करते जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इररिलेवेंट है क्योंकि पार्ट्स और संक होता है। डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है, क्यों? इसकी एक और वजह भी है डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट होने की, एक और वजह भी है यहां पे डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट होने की। डेप्रिसिएशन होती क्या है? हाउ डू यू डिफाइन डेप्रिसिएशन? कौन बताएगा भाई? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट के, कैपिटल एसेट के खरीदने पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इसको तकसीम कर देना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हमने तो पूरी की पूरी कॉस्ट ही यहां पे चार्ज कर दी भाई, तो इसको तकसीम क्यों करना फ्यूचर में? दो रीजन, एक तो डेप्रिसिएशन वैसे नॉन कैश होती है भाई, साइड पर रखो। दूसरी रीजन जो ज्यादा अहम है, हमने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी भाई, हमने तो एसेट खरीदने में जो पैसा लगा वो सारे का सारा यहां डाल दिया। पीएनएल में हम इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं करते, पीएनएल में हम इन्वेस्टमेंट का हिस्सा टुकड़े चार्ज करते हैं। 5 साल लाइफ है तो 5 साल में इन्वेस्टमेंट चार्ज करेंगे। यहां पे हम पीएनएल नहीं बना रहे, यहां पे हम कैश फ्लो बना रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट है जब की सारी चार्ज कर दी, तो हमें सालाना एस्टिमेटेड बेस पे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, हम सारी इन्वेस्टमेंट तो चार्ज कर चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन से चार्ज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हमारे पास भाई। ठीक है ना, दिस इज अनदर रीजन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रीजन, एक्सप्लेनेशन व्हाई डेप्रिसिएशन इज नॉट टेकन। ठीक है, और यहां पे इसमें जो पॉइंट आता है ना, अक्सर सवालों में हमें जो कैच इसमें आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मैंने ले लेनी है एज आउटफ्लो। कैच जो सवालों में आता है कि मुझे जो ओवरहेड कॉस्ट दी जाती है प्रोडक्शन की,
उसके साथ जुमला लिखा होता है इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, इसमें डेप्रीसिएशन भी शामिल है भाई। तो मेरे दिन में फौरन क्या आएगा, भाई मैंने तो पूरी इन्वेस्टमेंट पूरी ले ली है, ऊपर डेप्रीसिएशन तो मुझे नहीं लेनी थी, तो मुझे डेप्रीसिएशन इसमें से निकालनी है, ये मेरी कॉस्ट नहीं है ये, ठीक है। तो हम निकालते हैं वहां से। तो ये इसमें एग्जामिनेशन का पॉइंट है। वेरिएबल कॉस्ट और रेलेवेंट, क्योंकि ये सारी इंक्रीमेंटल होती है। वेरिएबल कॉस्ट की तो डेफिनेशन ही है हर इजाफी यूनिट बनाने पे इजाफी खर्चा, ठीक है, तो ये रेलेवेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, किसी डिसीजन लेने से कोई बेनिफिट फोरगो हो जाना। इसकी हम मिसाल लेते हैं, मैंने कैफ3 में भी ये मिसाल दी होगी, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। मेरे पास ये फैक्ट्री के 2 हॉल्स हैं, 1 2, ये हॉल खाली पड़ा हुआ है, इधर मेरा एक प्लांट लगा हुआ है। अब मैं इस हॉल में नए प्लांट की फिजिबिलिटी करना चाह रहा हूं, भाई यहां पे मैं एक्सपेंशन कर दूं, प्रोडक्शन डबल कर दूं, मैं प्रोडक्शन की कैपेसिटी डबल करने के लिए मैं फिजिबिलिटी बना रहा हूं नए प्लांट की। नए प्लांट की फिजिबिलिटी बनाते हुए उसी दौरान मुझे नेबर ने, पहली बात मुझे नेबर ने ऑप्शन की, चले मुझे नेबर ने ऑफर दी, भाई ये आधा हाल मुझे किराए पे दे दो। मैंने हाल पूरा किराए पे लिया हुआ था, 1 लाख रुपया महाना किराया दे रहा था। अगर मैं सिर्फ इस ऑप्शन के साथ चलूं, 1 लाख महीना किराया तो जा ही रहा है, मैंने एक प्लांट लगाया हुआ था, दूसरा भी लगा लूं, तो किराया कौन सा इजाफी जाएगा, किराया इरेलेवेंट है, किराया मेरा इजाफी नहीं जाता। लेकिन अगर जब मैं फिजिबिलिटी कर रहा हूं उसी दौरान मुझे हमसाये ने ऑफर दी कि भैया 50,000 रुपये मुझे किराए पे दे दो, अब अगर मैं नया प्लांट लगाऊंगा तो सबलेट की ऑप्शन फोरगो होगी, ऑप्शन फोरगोन, दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास इस हॉल के अब 2 इस्तेमाल आ गए, चाहूं तो किराए पे दूं, चाहूं तो प्रोडक्शन शुरू करूं। तो प्रोडक्शन शुरू करूंगा तो किराए पे नहीं दूंगा फिर मैं, तो बेनिफिट फोरगोन, किराए पे ना देने की वजह से जो फायदा मैं फोरगो कर रहा हूं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक रिसोर्स के एक से ज्यादा इस्तेमाल आ जाएं और आप एक ऑप्शन चूज करते हो जब, तो दूसरी ऑप्शन फोरगो करनी पड़ती है। तो एक ऑप्शन चूज करने से दूसरी ऑप्शन फोरगो करने से जो नुकसान होता है, दूसरी ऑप्शन फोरगो करने का जो नुकसान होता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इट इज ऑलवेज रेलेवेंट। फिक्स कॉस्ट हमारे लिए अक्सर ट्रिकी होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी इरेलेवेंट होगी, कभी रेलेवेंट होगी, हमें वॉचफुल रहना है। फिक्स कॉस्ट इरेलेवेंट कब होती है, जब इनमें से कोई भी टर्म इस्तेमाल की जाए। ये सारी टर्म्स हम फेमिलियर हैं, एक ही मतलब है सबका। फिक्स जब हमें कहा जाए कि प्लांट लगाएंगे और उस प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्ब की जाएगी, रिकवर की जाएगी, अपोर्शन की जाएगी, एलोकेटेड की जाएगी, चार्ज की जाएगी, इनमें से कोई टर्म है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट। लेकिन अगर कहा जाए हम नया प्लांट लगाएंगे, उसकी प्रोडक्शन के दौरान हमारी इजाफी फिक्स कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की वजह से हमें इनकर करनी पड़ेगी वो एक्स अमाउंट है, दैट बिकम्स रेलेवेंट। इजाफी फिक्स कॉस्ट अगर हमें दी जाए, इसकी मिसाल मैं देता हूं दोबारा, हो सकता है मैं बताया जाए, जैसे मैं इसी मिसाल में हूं कि भाई जब मैं ये नया प्लांट लगाऊंगा, सबलेट वाली ऑप्शन नहीं है अभी, मुझे बताया जा रहा है कि जब मैं ये नया प्लांट लगाऊंगा तो हाफ ऑफ द रेंट विल बी चार्ज टू द न्यू प्रोजेक्ट। रेंट इज माय फिक्स कॉस्ट, और मुझे कहा जा रहा है कि नया प्लांट लगाने के बाद हाफ ऑफ द रेंट विल बी चार्ज टू द न्यू प्रोजेक्ट। चार्ज हो रहा है, क्या मेरी जेब से जा रहा है? इजाफी किराया मैं पे कर रहा हूं क्या? चार्ज हो रहा है ना भाई, इररिलेवेंट। इस प्लांट की फिजिबिलिटी में जो किराया चार्ज किया जा रहा है इस प्लांट को, वो मैंने शामिल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैंने फिजिबिलिटी करते हुए रेलेवेंट कैश फ्लो लेने हैं, और रेलेवेंट कैश फ्लो क्या है? जो फैसले की वजह से मेरी जेब में आएगा या जेब से जाएगा। तो किराया जो है ये प्लांट लगाने की वजह से ना मेरी जेब में आ रहा है ना जा रहा है, वो तो इस प्लांट लगने से पहले भी लाख जाता था, प्लांट लगने के बाद भी लाख जाएगा। चार्ज हो रहा है इसको 50,000 आधा, लेकिन पेमेंट इसकी वजह से नहीं हो रही। तो मैं तो पेमेंट के स्तर पे रेलेवेंट इररेलेवेंट का फैसला करता हूं। तो मुझे कहा गया जी चार्ज होगा, इररेलेवेंट। कभी लिखा होता है एब्जॉर्ब किया जाएगा, कभी कहा जाता है रिकवर किया जाएगा इस प्लांट पे। इनमें से कोई भी टर्म फिक्स ओवरहेड के साथ लग गई, इररेलेवेंट।
हां, एक और इसी सवाल का मोर्चा देखते हैं कि भाई मैं अगर ये प्लांट लगाऊंगा तो मेरा लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट है कि भाई जब मैं इस हिस्से को हाल के यूज करूंगा तो मैं 10,000 इजाफी किराया दूंगा, 1 लाख की जगह किराया 1,10,000 हो जाएगा। तो अब रेलेवेंट क्या हुआ? सिर्फ 10,000। ओनली इंक्रीमेंटल जो प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। 1 लाख मैं पहले ही दे रहा था, मेरा लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट था कि भाई अगर ये वाला हाफ यूज करोगे तो किराया 1,10,000 हो जाना है। तो 1 लाख से 1,10,000 किस वजह से हुआ? इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो 10,000 इजाफी ये किराया चार्ज होगा, ये रेलेवेंट है। तो फिक्स कॉस्ट का वर्ड जब भी आया करेगा क्वेश्चन में मोहतात हुआ करेंगे। हाँ, एक और बात भी, अक्सर क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो जब साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे फिक्स कॉस्ट इजाफी है और हम उसको रेलेवेंट ले लिया करेंगे। क्वेश्चन जब साइलेंट है इजाफी कॉस्ट समझ के उसको रेलेवेंट लिया करेंगे हम। टैक्स पेमेंट रेलेवेंट होती है क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के मुनाफा कैलकुलेट कर रहे हो, तो फ्यूचर में मुनाफा कमाओगे तो मुनाफे पे फ्यूचर में टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, तो टैक्स को भी अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना है फ्यूचर में। इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड ये दोनों इरेलेवेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों, आर का मतलब समझ के आए हुए हो ना। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट है रिटर्न टू डेट इन्वेस्टर, डिविडेंड क्या है? रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर। और जब हम एनपीवी में डिस्काउंटिंग करते हैं उसका मतलब क्या समझा आता? व्हाट डू वी डिडक्ट ड्यूरिंग डिस्काउंटिंग प्रोसेस? डिस्काउंटिंग प्रोसेस के दरमियान डिडक्शन जो होती है वो क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर ही तो है। क्या समझाया था? इन्वेस्टर से कहा कितने पैसे मांगोगे, उसने कहा 10%। मैंने कहा जी कैश दोगे 10% पे डिस्काउंट कर दो। फिर मैंने क्या बताया था? ये डिस्काउंटिंग में हमने क्या किया, जो 10% चाहिए उसको वो दे दिया, 10% निकाल दिया डिस्काउंटिंग में। फिर हमने कहा था जो बचा उसमें था असूल प्रिंसिपल भी निकाल दो। डिस्काउंटिंग में रिटर्न निकाल दी इन्वेस्टर की, और जो पीवी ऑफ बेनिफिट्स बचा उसमें से प्रिंसिपल निकाल दिया, तो नेट एनपीवी आ गई। तो भाई ये दोनों अमाउंट जो होती हैं ये रिटर्न टू इन्वेस्टर्स हैं, और रिटर्न टू इन्वेस्टर्स डिस्काउंटिंग प्रोसेस में एडजस्ट हो जाती हैं। तो मैं अगर कैश में से, रेवेन्यू में से भी इंटरेस्ट लेस कर दूं और डिस्काउंटिंग भी कर दूं तो ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना, कि रेवेन्यू में से पहले मैंने इंटरेस्ट और डिविडेंड लेस कर दिया और फिर डिस्काउंटिंग भी कर दी नीचे, तो एक दफा ऊपर लेस हो गया तो डिस्काउंटिंग में लेस हो गया, डुप्लीकेशन होगी। तो हमने भाई नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंटिंग प्रोसेस में इसका हिसाब हो जाता है। हमें बताया जाएगा हमने लोन लिया, हम उसको शामिल नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। हमें बताया जाएगा लोन पे हमने सालाना किस्तें देनी है, सालाना इंटरेस्ट पे करना है, सालाना डिविडेंड देना है इक्विटी पे, हमने कुछ नहीं लेना। क्लियर बात, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज किसी भी नौइयत की हैं, हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, इरेलेवेंट होंगे। वैसे तो कोर अगर देखा जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस से रेलेवेंट कैश फ्लोज की डिस्कशन इतनी बनती है। हमारे एमएफए के लिहाज से रेलेवेंट कैश फ्लोज की डिस्कशन यही बनती है जो मैंने आपसे शेयर की कि भाई इन चीजों का ख्याल रखना है। लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन हमारी रही हुई है इस सब्जेक्ट के साथ। कैप 6 में जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक के साथ इस सब्जेक्ट की एक प्रॉब्लम रही है माजी में, कि माजी में ये टॉपिक हमारा सीएमए सब्जेक्ट का हिस्सा होता था, और भी होते थे इस सब्जेक्ट में। कैप 6 में और भी 1-2 टॉपिक है जो सीएमए का हिस्सा होते थे। अब सीएमए का हिस्सा होने की वजह से पास्ट में ऐसे क्वेश्चन आते थे। पास्ट में जब ये टॉपिक सीएमए का हिस्सा होता था उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे जिनमें सीएमए वाले रेलेवेंट कॉस्टिंग डायग्राम याद है? ये असूल भी डाल देता था एग्जामिनर। होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हम वैल्यूएट करते हैं, ये अलहदा टेस्ट हो चुके होते हैं। लेकिन चूंकि पुराने वक्तों में आज से 2-3 साल पहले एक ही सिलेबस का हिस्सा होते थे तो एग्जामिनर इनको कंबाइन भी कर देता होता था। अब होते गए सब्जेक्ट अलहदा गए हैं, लेकिन पास पेपर तो पड़े मैंने वहीं के वहीं हमारे पास, और हमारा जो पेपर सेटर होता है वो पास पेपर तो देखता ही देखता है। और अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर सेटर है वो फिलहाल एमएफए का पेपर सेटर जो है, हमारे इन जनरल पेपर सेटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते सिलेबस चेंजेस के साथ। उसने तो देखना भी इन्वेस्टर अप्रेजल का क्वेश्चन
पास में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसे ऐसे आए हुए थे। चलो मैं इनमें से किसी से इंस्पिरेशन लेकर सवाल बना देता हूं। तो उस पास में किसी क्वेश्चन में ये वाले रूल टेस्ट हुए होंगे, तो उसने भी इंस्पिरेशन लेकर इन रूल्स के साथ सवाल बना देना है। और अगर हमने ये रूल रिवाइज नहीं किए होंगे तो फंस जाएंगे, ऐसे मुफ्त में हमारे 4-5 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बिल्कुल कैफ 3 वाली कहानी है। और ये मैं कैफ 3 का समझो रीकैप है। जो कैफ 3 में 2 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवाई हुई है, ये उन्हीं की रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, वही रूल है, वी जस्ट वॉक थ्रू दीज रूल। मैं वॉक थ्रू करवाऊंगा रूल से, और इलस्ट्रेशन चूंकि कैफ 3 वाली ही इलस्ट्रेशन है, कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, वो आपकी असाइनमेंट में जाएंगे। जो इशू होगा मंडे को हम डिस्कस करेंगे उन इश्यूज को। ठीक है जी, आई विल जस्ट वॉक थ्रू द रूल्स, और फिर हम 2 असाइनमेंट्स आगे आके वीकेंड आ रहा है वैसे ही, तो उनको हम मंडे को डिस्कस करेंगे, जो इश्यूज रहेगा उनमें। हमने पढ़ा वह है मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट के असूल, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट के असूल, और ओवरहेड की रेलेवेंट कॉस्ट के असूल। ओवरहेड के असूल तो पहले यहां पे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, ओवरहेड के असूल हमने यहां कवर कर लिए। फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी ये आ गई, और वेरिएबल ओवरहेड इधर कवर होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट, फिक्स्ड ओवरहेड कभी रेलेवेंट होंगे कभी रेलेवेंट होंगे, वो हमने कवर कर ली। तो बात रहेगी मटेरियल और लेबर कॉस्ट की, जो हम इनकर करते हैं। तो उनके रूल हमने जो पढ़े हुए हैं, हमें सवाल किस तरह टेस्ट किया जाएगा मैं उसको बता देता हूं आपको। जैसे भी मैं क्या करता प्रोजेक्ट, हमारे सवाल आते कैसे हैं भाई, कंपनी टेक्सटाइल मिल लगाने का सोच रही है। टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। हमें कहा जाएगा जी पहले साल की जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना, उसमें से आधा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब दूसरे तीसरे चौथे साल का तो पड़ा नहीं हो सकता ना, हमारे पास थोड़ा ही पड़ा हो सकता है ना। 5 साल का मटेरियल पहले ही, अभी हमने प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया, 5 साल का मटेरियल हमारे पास कहां से पड़ा होगा भाई। हाँ, बात करते ऐसे होता है कि पुराने किसी ऑर्डर का थोड़ा बहुत बचा पड़ा होता है, तो हमें जनरली जो कहा जाएगा जी पहले साल की रिक्वायरमेंट का 10% 20% हमारे पास पड़ा हुआ है, तो भाई ये कहानी खुल जाती है सारी हमारी। नहीं पड़ा हुआ तो खरीदना है भाई, वो तो कहानी छोटी सी है। लेकिन पहले साल के मटेरियल का 10%, 20%, 30% पड़ा हुआ है, तो ये कहानी खुल जाएगी। अच्छा, दूसरे तीसरे चौथे साल में ये नहीं लगना, दूसरे तीसरे चौथे साल में तो आपने खरीदना ही खरीदना, वो तो यही लगना है। तो पहले साल के सिर्फ थोड़े से मटेरियल पे ये कहानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा था शॉर्ट टर्म में भी कि अगर मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो हम दोनों की कॉस्ट लाता रहता कैलकुलेट करके सम करते थे। तो यहां पे हमें पहले साल में यह करना पड़ सकता है कि जी पहले साल में हमने जो 10,000 यूनिट बनाने हैं, उनमें से 2,000 यूनिट्स का मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, 8,000 का खरीदेंगे मतलब। तो जो खरीदेंगे जितने का खरीदेंगे वो डाल देंगे, जो पड़ा हुआ है उसमें यह कहानी लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम वॉक थ्रू अगर करें, हमने कहा था जी अगर मटेरियल हमारे पास है, अगर नहीं है तो जो मार्केट प्राइस है खरीद के डाल देंगे, जो खर्चा ले लेंगे। लेकिन अगर पड़ा हुआ है तो हमने कहा था जी इसके बाद हम पूछते हैं इज इट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर और इन रेगुलर यूज, क्या हम इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते कस्टमर के लिए पड़ा हुआ है। अगर आंसर यस होता था तो हम यहां पे भी करंट मार्केट प्राइस लेते थे। लेकिन अगर आंसर होता था नहीं, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए नहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही कभी खरीदा था, ऑर्डर कैंसिल हो गया, इजाफी पड़ा हुआ, फालतू पड़ा हुआ, फालतू पड़ा हुआ, तो फिर हम पूछते थे क्या इसका कोई अल्टरनेटिव यूज है, मतलब इस प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है ये। आंसर होता है नो, नहीं भाई ये जो प्रोजेक्ट लगाने लगे ना इसी में इस्तेमाल हो सकता है और कोई इस्तेमाल नहीं है इसका। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट लेते थे हम स्क्रैप वैल्यू। लेकिन अगर आंसर आता था यस, नहीं भाई जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं इसमें भी हो सकता है और हमारी जो शेखुपुरा की फैक्ट्री है उसमें भी भेजा जा सकता है इस्तेमाल होने के लिए, शेखुपुरा की फैक्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हमने कहा जी ऐसा केस आ जाए तो हम लेते थे हायर ऑफ कॉस्ट सेविंग दैट कैन बी अचीव्ड इफ पुट टू अ डिफरेंट यूज और स्क्रैप वैल्यू। ये डायग्राम हमारी, जैसे मैंने कहा कि हमें पहले साल की मटेरियल कॉस्ट की मेजरमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। मैंने आपको कहा था ना कि टोटल अगर हमें डायग्राम ट्रीज नहीं आए होंगे मटेरियल लेबर के, हमारे 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिर्फ गलती होगी पहले साल की मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम 2-3 नंबर का भी चांस क्यों ले, हमारे ऑलरेडी हमने एक्वायर्ड नॉलेज है कैफ 3 से, हम उसको जैसे मैंने कहा कि 15 मिनट में क्लास में लगा रहा हूं, 1 घंटा आपका अगर लग जाएगा घर पे 2 इलस्ट्रेशन करने में, लगेगा घंटा तो नहीं, शायद आधा घंटे लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने की दफा वो की नहीं है। तो इंशाअल्लाह वो सिर्फ रिफ्रेश करनी है, रिवाइज करनी है। अभी आप कैप पेपर दे के आ रहे हो तो उससे आपको रिफ्रेश करने में शायद दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी मंडे को आगे उसको कवर कर लेंगे हम।
तो लेकिन हम इसको कैरी करके चलेंगे एंड तक। हम इसको एग्जाम सितंबर एग्जाम से पहले 2 दफा और देख लेंगे ताकि ये असूल हमें भूल ना जाए, क्योंकि इन असूलों का वेट अगर ये टेस्ट हो गए तो 2, 3, 4 नंबर तक एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर हमने लेबर की बात की थी। हमने कहा जी लेबर में परमानेंट या टेम्परेरी की कहानी हो सकती है। लेबर परमानेंट है या टेम्परेरी है, उसकी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी थी। अगर लेबर को हम पर मंथ टाइम से लिंक करके पे कर रहे हैं, फिक्स्ड पे कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्क और नॉट, 20,000 पर मंथ फिक्स्ड है, 6,000 पर वीक फिक्स्ड है, 20 पर आवर विद गारंटीड पेमेंट ऑफ 30 आवर्स पर वीक, ये भी फिक्स होगी। मतलब काम है या नहीं है, 30 घंटों की तनख्वाह तो देनी देनी है। तो जब सैलरी वर्कर की फिक्स्ड है तो वर्कर की नेचर परमानेंट नेचर की है, और जब सैलरी फिक्स्ड नहीं है, सैलरी का ताल्लुक काम से है, वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो या वो आवर्स वर्कड हो, तो हम इसको टेम्परेरी वर्कर कहते हैं। इसमें भी हमें कुछ ना कुछ वर्किंग बनाई जा सकती है, वो भी 1 साल के लिए या 2 साल के रेफरेंस से उसको एक्सटेंड भी एग्जामिनर कर सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन पे जाएंगे, देख लेंगे। ये हमारी कहानी वही डायग्राम जो हमने कैप 3 में सीखी थी। सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट की टर्म के लिहाज से वर्कर परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर टेम्परेरी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड, क्योंकि टेम्परेरी वर्कर कौन सा होता है, वी ओनली हायर व्हेन रिक्वायर्ड। तो नए प्रोजेक्ट के लिए जरूरत पड़ेगी तो क्या हम हायर करना चाहें तो मिल जाएगा? इफ आंसर इज यस, मिल जाएगा भाई, तो भाई जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग ले लेना, कोई टेंशन नहीं है फिर तो। लेकिन अगर आंसर आता नो, न भी हायर करने जाके मिलना नहीं है, तो हमने कहा था मिलने ना का मतलब है, इसका मतलब ऑलरेडी हमारे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, उनको वहां से निकालना पड़ेगा, डायवर्जन करनी पड़ेगी। यही सीखा था ना। तो कॉस्ट ऑफ डायवर्जन हमारी होती है टेम्परेरी में कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, ये हमारी डायवर्जन का केस बन जाता है। फिर इसका मतलब हम डायवर्जन करेंगे। अगर तो हम हायर कर सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग रेलेवेंट है, लेकिन हमें किसी एग्जिस्टिंग जॉब से डायवर्जन फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क, अगर किसी एग्जिस्टिंग वर्क से डाइवर्ट करेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। ये टेम्परेरी वर्कर की कहानी थी हमारी। अगेन कैप 3 में हमने इसको पढ़ा हुआ है और बेतहाशा इसकी कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन क्वेश्चन हमने देखी हैं। यहां पे मैंने सिर्फ 2 डाली हैं क्योंकि मुझे लगता है 2 काफी हैं, हमें इससे ज्यादा इन पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कैप 3 के सारे सवाल नहीं करने बैठ जाने में, फिर तवज्जो दिला दूं आपको। यही जो 2 सवाल यहां आपको दिए हैं, ये ट्री है, डायग्राम, 2 सवाल काफी हैं, इसके अलावा नहीं काम करना आपने इस एरिया पे। बाकी हम कैप 6 के सवाल करते हुए जो चीज सामने आएगी आ जाएगी, उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा हमने इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे बातें ज्यादा नहीं करनी। अच्छा जी, ये परमानेंट की कहानी। अगर लेबर परमानेंट है तो हम पूछते हैं जी स्पेयर टाइम अवेलेबल। स्पेयर टाइम से मुराद परमानेंट लेबर से हमने तनख्वाह के साथ एक टाइम एग्री किया होता है। कभी आपने महीने के हमें 200 घंटे काम करना है, तो अगर लेबर से के पास स्पेयर टाइम है मतलब वो 200 घंटे मसरूफ नहीं है, अभी 50 घंटे फ्री है उसके पास, तो मैं उन 50 घंटे में काम करवाऊंगा तो मुझे कोई इजाफी तनख्वाह देनी पड़ेगी? नो। अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है तो स्पेयर टाइम में तनख्वाह देने की कॉस्ट 0 होती है, रेलेवेंट कॉस्ट 0 होती है। लेकिन अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इजाफी टाइम लेना पड़ेगा। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? इफ आंसर इज यस तो भाई कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट। इफ द आंसर इज नो, कंट्रीब्यूशन लॉस इज रेलेवेंट। अगेन यहां पे फिर वही डायवर्जन की बात हो रही है, यहां पे फिर डायवर्जन की बात हो रही है जो मैंने यहां पे लिखा था, डायवर्जन फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब। एडिशनल टाइम हायर कर सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट, एडिशनल टाइम हायर नहीं कर सकते, डायवर्जन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। परमानेंट लेबर की डायवर्जन की कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लॉस है, टेम्परेरी वर्कर की डायवर्जन की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है, ये हमने कैप 3 में इसको डिस्कस किया हुआ था वहां पे, मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाता। ये जनाब रेलेवेंट कॉस्टिंग, मैं फिर बता दूं कि हमारा एमएफए के लिहाज से रेलेवेंट कॉस्टिंग डिस्कशन ये टेबल है जो आपकी किताब में अवेलेबल था, पेज नंबर 8 पे। ठीक है, एमएफए के लिहाज से प्रॉपर जो हमारी रेलेवेंस थी वो इस टेबल की पेज नंबर 8 पे गिवन है, ये है। लेकिन एहतियातन क्योंकि सिलेबस में चेंजेस आई हैं पिछले 2-3 सालों में, उन चेंजेस को सामने रखते हुए हम इस कैप 3 के नॉलेज को भी कैरी करेंगे अपने साथ।
ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया डायग्राम से, और इस ओवरव्यू के साथ ये 2 इलस्ट्रेशंस भी आपकी होम असाइनमेंट में चली गई। और इनमें जो दिक्कत होगी, ये कैफ 3 में हमने एग्जांपल्स की हुई हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कैफ 3 में हमने ये एग्जांपल्स की हुई हैं, लेकिन इसमें जो दिक्कत होगी आपको उसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाअल्लाह, मजीद आगे नॉलेज को लेकर चलेंगे अपने। ठीक है जी, कोई सवाल यहां पर जी किसी बच्चे के ज़हन में कोई बात करना चाहते हो रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड जो बात की? इसमें मैं पीछे IRR के भी 2 इलस्ट्रेशंस छोड़ के आया हूं, इलस्ट्रेशन 17-18 IRR की 2 इलस्ट्रेशन है, वो आपकी होम असाइनमेंट है, और ये रेलेवेंट कॉस्टिंग की 2 इलस्ट्रेशन है 12-13। ठीक है, तो ये आपकी होम असाइनमेंट मार्क हो गई है। मंडे को हम मिलेंगे इंशाअल्लाह, तो जो इश्यूज होंगे इन असाइनमेंट पे उन पे बात करेंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।